2 नवंबर 1917 को लिखा जाने वाला एक खत एक ऐसी लड़ाई की बुनियाद बना जो आज भी जारी है। ये वही खत है जिसने इलामा इकबाल के इस शेर की बुनियाद रखी है, खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। ये वही खत है जिसे इलामा इकबाल ने उस वक्त भी गलत कहा था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज 2026 में तकरीबन 100 साल से ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बाद यूके की पार्लियामेंट के तकरीबन 50 मेंबर अपने प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को खत लिखकर इसी फैसले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। तो असल सवाल यह है कि आखिर इस खत में ऐसा क्या था जिसने इसे तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन में शामिल कर दिया। कैसे सिर्फ चंद लाइनों ने एक पूरी कौम की तकदीर को बदल कर रख दिया और एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया जो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। यह खत दरअसल ब्रिटेन के उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर की तरफ से एक ताकतवर यहूदी रहनुमा लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा गया था, जिसमें ब्रिटेन ने यह ऐलान किया था कि वो फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन के क़याम की हमायत करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो ज़मीन जिसका वादा किया जा रहा था, क्या वो खाली थी या फिर वहाँ पहले से लोग आबाद थे। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि वो ज़मीन ना तो खाली थी और ना ही वहाँ पे यहूदियों की अक्सरियत थी, बल्कि उस वक्त फ़लस्तीन की तकरीबन 90% आबादी मुसलमान अरबों पर मुश्तमिल थी जो सदियों से इसी ज़मीन पर रह रहे थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरतानवी हुकूमत ने ऐसा वादा क्यों किया, क्यों एक ऐसी ज़मीन जहां लोग पहले से आबाद थे किसी और के हवाले करने की बात की गई। क्या यह वाकई यहूदियों के साथ हमदर्दी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा सियासी खेल छुपा हुआ था। इन तमाम सवालों के जवाब हमें तारीख के उस बोर्ड पर मिलते हैं जहां दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की लपेट में आ चुकी थी। साल था 1914, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी जंग जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही थी। और जिस सरजमीन की हम बात कर रहे हैं यानी फ़लस्तीन, वो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ये जंग दरअसल 2 बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ी जा रही थी। एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन शामिल थे, और दूसरी तरफ थे जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया जो तकरीबन 600 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रही, अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो चुकी थी। अंदरूनी मसाइल, सियासी दबाव और मुसलसल जंगों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था और ये सल्तनत अब आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दहाने की तरफ बढ़ रही थी। इस जंग के दौरान ब्रिटेन ने एक तरफ तो अरब लीडर से ये वादा किया कि अगर वो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इसका साथ दें तो जंग के बाद इन्हें आज़ादी दे दी जाएगी और ऐसी अरब रियासतें बनाई जाएंगी जहां कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि वो खुद हुक्मरानी कर सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी चल रही थी। ब्रिटेन हर कीमत पर यह जंग जीतना चाहता था, लेकिन हालात उसके लिए आसान नहीं थे। सोवियत यूनियन जो इस जंग में ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी था, अब आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से निकलने की सोच रहा था और ब्रिटेन ये किसी सूरत नहीं चाहते थे कि उसका इतना बड़ा इत्तेहादी इस जंग से पीछे हट जाए। और साथ वो ये भी चाहते थे कि अमेरिका भी इस जंग में उनके साथ पूरी ताकत के साथ शामिल हो। उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका में यहूदी कम्युनिटीज काफ़ी ताकतवर और बाअसर समझी जाती थी, इसलिए ब्रिटेन को लगा कि अगर वो यहूदियों से कोई ऐसा वादा करते हैं तो शायद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों इस जंग में पूरी ताकत के साथ इसका साथ देंगे। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है और इसी मोड़ पर एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसने ब्रिटेन की सोच को बदलने में अहम किरदार अदा किया और इसे यहूदियों के लिए अलग मुल्क की हमायत पर आमादा कर लिया। उसका नाम था खाइम वाइज़मैन। वो मुसलसल बरतानवी हुकूमत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता रहा, मुसलसल लॉबिंग करता रहा और आखिरकार उसने ब्रिटेन को ये यकीन दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट की हमायत सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। और यही वो लम्हा था जब ब्रिटेन ने खोलकर ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी क्या, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी और वो कौन सा ख्याल था जिसने हज़ारों लोगों को एक ही मकसद के लिए इकट्ठा कर दिया। ज़ायनिज़्म में जो लफ्ज़ ज़ायन है, ये दरअसल यरूशलेम में मौजूद एक कदीम पहाड़ी का नाम है, एक ऐसी जगह जो यहूदी मज़हब और तारीख़ में ख़ास अहमियत रखती है। वक्त के साथ साथ ये लफ्ज़ सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहा बल्कि एक अलामत बन गया, एक ऐसी सरजमीन की अलामत जिसे यहूदी अपना वतन समझते थे। और फिर इसी ज़ायोन से एक नया लफ्ज़ सामने आता है, ज़ायनिज़्म। ये टर्म पहली बार 19वीं सदी के आखिर में इस्तेमाल हुई जब यूरोप में रहने वाले कुछ यहूदी मुफक्किरीन ने इस ख्याल को एक बाकायदा तहरीक की शक्ल दी, एक ऐसी मूवमेंट जिसका मकसद था यहूदियों के लिए अलग वतन का क़याम। लेकिन इस मूवमेंट को असल शक्ल देने वाला एक शख्स था, एक ऐसा शख्स जिसने इस ख्याल को सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसे एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल दिया। उसका नाम था थियोडर हर्ज़ल। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले यहूदी
सख्त मुश्किलात का शिकार थे। उन्हें मुआशरे में बराबर का मुकाम नहीं दिया जाता था, उन्हें दूसरे लोगों से अलग समझा जाता था। कई जगहों पर इनके साथ इम्तियाजी सलूक भी किया जाता, इनकी नौकरियां छीन ली जाती और इन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते थे। यही नहीं, कभी कभार तो उन पर हमले भी किए जाते थे। इनकी बस्तियां तक महफूज नहीं रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में इनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। थियोडोर हर्जल ने यह महसूस किया कि यूरोप में रहकर यहूदी कभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकते। 1896 में उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ज्यूइश स्टेट। इस किताब में उसने वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि यहूदियों के मसले का हल सिर्फ एक ही है, एक अलग वतन, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी मर्जी से अपनी शनाख्त के साथ जिंदगी गुजार सके। इसके एक साल बाद यानी 1897 में उसने पहली बार दुनिया भर के यहूदी रहनुमाओं को एक ही जगह इकट्ठा किया। ये कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड के शहर बाज़ल में हुई थी और यही वो लम्हा था जब ज़ायनिज़्म बाकायदा एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई। एक ऐसी मूवमेंट जिसका एक ही वाज़ेह मकसद था कि यहूदियों के लिए अलग वतन का क़याम। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने वाली ये है कि उस वक्त ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं था कि ये एक मुकम्मल आज़ाद रियासत होगी या सिर्फ एक महफूज वतन। यानी कुछ लोग ज्यूइश स्टेट की बात कर रहे थे जबकि कुछ सिर्फ एक ज्यूइश होमलैंड चाहते थे, यानी एक ऐसी जगह यहाँ यहूदी आकर रह सकें, चाहे वो किसी बड़ी सल्तनत के अंडर ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि शुरू में हर किसी का इत्तेफाक फलस्तीन पर भी नहीं था। कुछ लीडर्स का ख्याल ये था कि ये वतन दुनिया के किसी और हिस्से में भी बनाया जा सकता है, जैसे कि अफ्रीका या अमेरिका। और फिर 1905 में हर्जल के मरने के बाद सबने ये फैसला किया कि यहूदियों का वतन फलस्तीन ही होना चाहिए। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि फलस्तीन को यहूदी अपनी तारीख और मजहब से जुड़ा हुआ मानते थे। उनके नज़दीक ये सिर्फ एक ज़मीन नहीं थी बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा थी, जबकि दूसरी सजेशन जैसे अफ्रीका या अमेरिका सिर्फ वक्ती हल समझी जा रही थी। इसलिए आखिरकार फैसला यही हुआ कि अगर कोई वतन होगा तो वो फलस्तीन ही होगा। और फिर यहाँ से ये मूवमेंट मजीद तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। प्रॉपर प्लानिंग शुरू की गई, फंड्स बनाए गए ताकि यहूदियों को फलस्तीन की तरफ माइग्रेशन को बढ़ाया जा सके। फलस्तीन में ज़मीनें खरीदने के लिए कंपनीज बनाई गई और फिर दुनिया भर में अपनी सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए। और सबसे ज़्यादा इन्हें सपोर्ट बरतानवी हुकूमत के अंदर से मिली, जहाँ कई टॉप ऑफिशियल्स ज़ायनिज़्म की हमायत करने लगे थे। मिसाल के तौर पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डेविड जॉर्ज, जो खुद भी एक मजहबी सोच रखते थे और ये मानते थे कि अगर यहूदी फलस्तीन में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा दुनिया में वापसी का सबब बन सकता है। एक तरफ तो ये सपोर्ट थी जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जा रही थी, और दूसरी तरफ जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन की हमायत की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यही वो रीजन थी जो इस खत की बुनियाद बनी, एक ऐसा खत जिसमें यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक अलग वतन बनाने का वादा किया गया था। 1918 में जंग के खत्म होने के बाद सल्तनत उस्मानिया, जो सदियों से इस खित्ते पर हुक्मरानी कर रही थी, अब टूट कर बिखर चुकी थी और इसके साथ ही फलस्तीन भी इसके कंट्रोल से निकल चुका था। जंग के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे लीग्स ऑफ नेशन कहा गया, जो बाद में जाकर यूनाइटेड नेशन बना। यह इदारा दुनिया में अमन कायम रखने के लिए बनाया गया था और इसी की तरफ से ब्रिटेन को फलस्तीन का मैंडेट दे दिया गया। यानी अब फलस्तीन बराह रास्त ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहूदी फलस्तीन आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो ये तादाद बहुत कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये माइग्रेशन तेज होती गई, जमीनें खरीदी जाने लगी, नई बस्तियां आबाद होने लगी और बरतानवी हुकूमत भी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही थी। लेकिन ये सब कुछ खामोशी से नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ फलस्तीन में पहले से रहने वाले अरबों को भी यह तब्दीली वाज़ेह नजर आ रही थी। उनके लिए ये सिर्फ नए आने वाले लोगों का मामला नहीं था, बल्कि अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने फ्यूचर का सवाल था। 1920 और 30 के दरमियान फलस्तीन का माहौल बदलना शुरू हो गया। एक तरफ यहूदियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अरब आबादी खुद को खतरे में महसूस करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़मीन इनके हाथों से निकल रही है। और फिर छोटे छोटे तसादम शुरू हो गए, कभी मुजाहरे, कभी झड़पें और कभी पुरतशद्दुद वाक़यात। और फिर 1936 में बरतानवी पॉलिसियों के खिलाफ और फ़लस्तीन में बढ़ती हुई यहूदी आबादकारी को रोकने के लिए फ़लस्तीनी एक बहुत बड़ी हड़ताल शुरू कर देते हैं। बाजार बंद कर दिए जाते हैं, बरतानवी हुकूमत का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाता है और टैक्स देने से भी इनकार कर दिया जाता है, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने ताकत का रास्ता इख्तियार किया। गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुआ, गाँव के गाँव तबाह कर दिए गए और क़यादत को जलावतन कर दिया गया। बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद यहूदियों को न सिर्फ फलस्तीन में आबाद होने दिया गया, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए एक मुनज़्ज़म फोर्स बनाने का मौका भी दिया गया, जिसे बाद में हगाना कहा गया, जबकि फलस्तीनियों को ऐसी कोई फोर्स बनाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, एक ऐसी जंग जिसमें 60 लाख के करीब यहूदी हिटलर के हाथों मारे गए। जिंदा बच जाने वाले यहूदी बड़ी तादाद में फलस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इस तरह यहूदियों की तादाद भी बढ़ रही थी और पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत भी होते जा रहे थे।
پھر 1947 میں تقریباً 30 سال تک فلسطین پر قبضہ رکھنے کے بعد بریٹن نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ فلسطین چھوڑ کر جا رہا ہے اور یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیا گیا۔ برطانوی دور میں یہودی آبادی تقریباً 10% سے بڑھ کر 30% تک پہنچ چکی تھی، جبکہ زمین کا تقریباً 6% حصہ ان کے پاس تھا۔ جبکہ دوسری طرف ڈیوڈ بین گوریون کی لیڈرشپ میں جیوش ایجنسی ایک طرح سے اپنی حکومت کی طرح کام کر رہی تھی اور زائنسٹ ملیشیاز ہزاروں ٹرینڈ سپاہیوں، ماڈرن ہتھیاروں اور ورلڈ وار 2 میں لڑنے والے افسروں پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف فلسطینیوں کو نہ تو کوئی اپنی مضبوط حکومت بنانے دی گئی اور نہ ہی کوئی باقاعدہ فوج، لیکن اس سب کے باوجود پورے ملک میں اکثریت اب بھی فلسطینیوں کی ہی تھی۔ اور پھر نومبر 1947 میں یونائٹڈ نیشن، جو اس وقت دنیا کے محدود ممالک پر مشتمل تھی، نے ایک فیصلہ کیا کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے اور اس پلان کے تحت ملک کا 55% حصہ ایک یہودی ریاست کے لیے الاٹ کر دیا گیا۔ فلسطینیوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا، لیکن زائنسٹ لیڈرشپ نے اسے قبول کر لیا اور پھر 14 مئی 1948 کو ایک اعلان ہوا کہ اسرائیل اب ایک آزاد ریاست ہے۔